गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम टैरिफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। टैरिफ्स यानी प्रशुल्क। प्रशुल्क क्या है? प्रशुल्क के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रशुल्क क्या है? देखिए, टैरिफ जो है इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। यह आयातों पर लगाया गया एक प्रकार का कर है और एक तरह से प्रशुल्क संरक्षणात्मक विधि का एक रूप है और यह एक और तो उपभोक्ता के उपभोग की उन वस्तुओं को जिनको वह अधिक प्राथमिकता देता है उसके उपभोग में कटौती करता है, उसके चयन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के साधनों का एक उपयोग के स्थान पर दूसरे उपयोग में स्थानांतरण करता है। इस प्रकार प्रशुल्क के माध्यम से एक देश वस्तुओं और सेवाओं तथा उत्पादन के साधनों के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन करने की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण तटकर से पूर्व और तटकर यानी प्रशुल्क के बाद व्यापार के ढांचे में परिवर्तन आ जाता है। प्रशुल्क की ऊंची दर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में कमी होती है और प्रशुल्क की नीची दर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। और एल्सवर्थ ने प्रशुल्क को बाहरी देश से आयातित वस्तु पर लगाई गई चुंगी की सूची के रूप में परिभाषित किया है। और ये तो है हुआ प्रशुल्क किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रशुल्क का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम अब देख लेते हैं। देखिए, प्रशुल्क का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले जो प्रशुल्क का वर्गीकरण है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण है प्रशुल्क का वो दो प्रकार के होते हैं प्रशुल्क। एक होता है रेवेन्यू टैरिफ और दूसरा है प्रोटेक्टिव टैरिफ। सबसे पहला राजस्व प्रशुल्क। राजस्व प्रशुल्क सरकार को राजस्व प्रदान करने के लिए होता है। ये विलासिता की उपभोग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। जितने नीचे आयात शुल्क होंगे उतने ही अधिक राजस्व उनसे प्राप्त होता है और ऐसा इस कारण कि नीचे आयात शुल्क लगाने से आयातित वस्तुओं की कीमत अधिक नहीं बढ़ती और उपभोक्ता सामान्य तौर से अपनी मांग को अन्य घरेलू उत्पादित वस्तुओं की ओर नहीं बदलते हैं। दूसरा है संरक्षण प्रशुल्क, प्रोटेक्टिव टैरिफ। संरक्षण प्रशुल्क का उद्देश्य शुल्कों द्वारा घरेलू उद्योग की जिन शाखाओं को संरक्षण दिया गया है उसे बनाए रखना और प्रोत्साहन देना। आजकल जब सरकारें प्रशुल्क लगाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य आयातों को कम करना होता है ताकि संरक्षित उद्योग का घरेलू उत्पादन बढ़े। आयात शुल्क से राजस्व प्राप्ति तो उसका गौण कार्य है। अब ऑन द बेसिस जो दूसरा है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, जो वर्गीकरण है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, उत्पत्ति और निर्धारित स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उसमें सबसे पहला है मूल्यानुसार प्रशुल्क यानी एड वैलोरम टैरिफ। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का जो आयात प्रशुल्क जो है वो मूल्यानुसार प्रशुल्क है। यह आयातित वस्तु के कुल मूल्य की प्रतिशतता के रूप में लगाया जाता है। आयात शुल्क वस्तु की लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य की निश्चित प्रतिशतता के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे 25%, 50% या कोई भी अन्य प्रतिशत। फिर विशेष प्रशुल्क सेकंड जो है इसमें पार्ट टाइप, जिसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। विशेष प्रशुल्क आयातित वस्तु की भौतिक इकाइयों पर लगाया जाता है, जैसे निश्चित रुपए प्रति टीवी सेट पर, कपड़े पर प्रति मीटर के हिसाब से, तेल पर प्रति लीटर के हिसाब से, उर्वरक पर प्रति टन के हिसाब से। फिर है मिश्रित प्रशुल्क, कंपाउंड टैरिफ। प्रायः सरकारें मिश्रित प्रशुल्क लगाती हैं और ये मूल्यानुसार शुल्कों तथा परिमाण शुल्कों का सम्मिश्रण होते हैं। इस स्थिति में आयातित वस्तु की इकाइयों पर प्रतिशतता मूल्यानुसार शुल्क और वस्तु की प्रति इकाई पर परिमाण शुल्क लगाए जाते हैं। फिर है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, विसर्पी प्रशुल्क इसको कहते हैं। और कभी कभी सरकारें ऐसे आयात शुल्क भी लगाती है जो आयातित वस्तु की कीमत के अनुसार बदलते हैं। इसे हम स्लाइडिंग स्केल टैरिफ कहते हैं और ये या तो परिमाण या मूल्यानुसार होते हैं। सामान्य रूप से जो स्लाइडिंग स्केल या विसर्पी शुल्क है वो परिमाण के आधार पर ही लगाए जाते हैं। फिर
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है प्रशुल्क का वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके अनुसार देशानुसार विभेद के आधार पर प्रशुल्क। तो सबसे पहला इसमें है सिंगल कॉलम टैरिफ यानी एक कॉलम प्रशुल्क। जब प्रशुल्क की एक समान दर सभी समान वस्तुओं पर लगाई जाती है चाहे वे किसी भी देश से आयात की गई हों तो इसे एक कॉलम प्रशुल्क कहते हैं। यह गैर विभेदकारी प्रशुल्क होता है जिसकी रचना और लागू करना बहुत सरल और आसान होता है, परंतु यह लोचशील और पर्याप्त नहीं होता है और इससे राजस्व इकट्ठा नहीं किया जा सकता। दूसरा है दोहरे कॉलम प्रशुल्क यानी डबल कॉलम टैरिफ। इसके अंतर्गत कुछ या सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए शुल्क की दो भिन्न दरें होती हैं। देश की सरकार दोनों दरों की घोषणा प्रारंभ में या एक प्रारंभ में दूसरी व्यापार समझौते के अंतर्गत दरों का फैसला करने के बाद करती है। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य और परंपरागत प्रशुल्क। सबसे पहला जनरल एंड कन्वेंशनल टैरिफ। देखिए सामान्य प्रशुल्क वह सूची होती है जिसकी घोषणा वर्ष के प्रारंभ में अपनी वार्षिक प्रशुल्क नीति के अंतर्गत सरकारें करती है और यह एक विशेष दर होती है जो सभी देशों से ली जाती है। दूसरा है परंपरागत प्रशुल्क दरें। दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते संधियां इन पर आधारित होती है। वे भिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है और वस्तु से वस्तु परिवर्तित हो सकती है। ये लोचशील नहीं होती है क्योंकि वे केवल परस्पर सहमति से ही परिवर्तित की जा सकती है। बेलोच होती हैं ये और इसलिए व्यापार के प्रसार को रोकती हैं। फिर है नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ, अधिकतम और न्यूनतम प्रशुल्क। सरकारें विभिन्न देश के समान वस्तु आयात करने हेतु सामान्य तौर से दो प्रशुल्क दरें निश्चित करती है। जिस देश के साथ सरकार का व्यापारिक समझौता संधि होती है उससे आयात पर न्यूनतम प्रशुल्क दर लगाई जाती है, दूसरी और अन्य देशों से आयात पर अधिकतम प्रशुल्क दर लगाई जाती है। फिर है बहु या तीन कॉलम प्रशुल्क, मल्टीपल या ट्रिपल कॉलम टैरिफ जिसको हम बोलते हैं। और ये जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की वस्तु पर दो या अधिक प्रशुल्क दरें लागू की जाती हैं, परंतु सामान्य रीति प्रशुल्क की तीन भिन्न सूचियां रखने की सामान्य, मध्यवर्ती और अधिमानी। और सामान्य जो जनरल दर है उसे उसी प्रकार लागू की जाती है जैसे कि अधिकतम दरें हैं और इसी प्रकार मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो दरें हैं वो न्यूनतम दरें होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक जो अधिमानी या प्रेफरेंस दरें हैं वो ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती थी और जिन पर कम दरें अथवा वे प्रशुल्क मुफ्त होती थी। वर्तमान में सार्क देश एक दूसरे से अधिमान जो है प्रेफरेंस टैरिफ के आधार पर आयात करते हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन, प्रतिशोध के आधार पर। प्रतिशोध के आधार पर दो प्रकार के आयाती प्रशुल्क लगाए जाते हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ और काउंटर वेलिंग टैरिफ। पहला है प्रतिरोधात्मक या प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क। देखिए ये एक देश द्वारा दूसरे देश के आयात पर उसकी व्यापार नीति के लिए उसे दंड देने हेतु लगाया जाता है और जो उसके निर्यात को या व्यापार शेष को हानि पहुंचाता है। फिर प्रतिकारी प्रशुल्क जो है यह अतिरिक्त शुल्क होता है जो एक वस्तु पर लगाया जाता है और जिसकी निर्यात कीमत एक निर्यात सब्सिडी द्वारा दूसरा देश कम कर देता है और यह अतिरिक्त शुल्क जो है उस वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि आयात करने वाले देश में उसी वस्तु के उत्पादकों को सस्ती विदेशी वस्तु से संरक्षण दिया जा सके। अब हम प्रशुल्कों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। What are the effects of tariffs under partial equilibrium? देखिए प्रशुल्कों के अनेक प्रभाव हैं जो उनकी आयात घट को घटाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। प्रशुल्कों के प्रभावों का विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया जाता है, एक समस्त अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जिसे सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं और दूसरा विशेष वस्तु अथवा बाजार की दृष्टि से जिसे आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं। और प्रशुल्क व्यापार, कीमत, उत्पादन, उपभोग में परिवर्तन कर देता है तथा संसाधनों का पुनर्विभाजन, साधन अनुपातों में परिवर्तन, आय का पुनर्वितरण, रोजगार में परिवर्तन कर सकता है और भुगतान संतुलन की स्थिति को भी बदल सकता है। अब देखिए आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क लगाने के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझने के लिए हम एक छोटा देश लेते हैं और एक छोटे से उद्योग से वो संबंधित है और फिर जब एक छोटे देश द्वारा
एक अकेली वस्तु के आयात पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो यह बाकी घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता और न ही इस वस्तु से विश्व को। कुछ मान्यताएं हैं आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए। सबसे पहला है, केवल एक छोटा देश लेते हैं हम, एक ही वस्तु पर प्रशुल्क लगता है। यह देश एक वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है। वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र उस देश से संबंध रखता है जो प्रशुल्क लगाता है। मांग और पूर्ति वक्र दिए हुए हैं, स्थिर माने गए हैं। मांग पक्ष में उपभोक्ता की रुचियां, आय, अन्य वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है। पूर्ति पक्ष में भी लागत की स्थितियां, बहिर्भाव, नव प्रवर्तन आदि नहीं होते हैं। कीमत के प्रति वस्तु की विश्व पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। There are no transportation cost। वस्तु की विदेशी कीमत अपरिवर्तित रहती है। जिस वस्तु पर प्रशुल्क लगाया जाता है उसमें प्रयुक्त किसी सामग्री पर कोई देश कोई प्रशुल्क नहीं लेता है। और आयातित वस्तु और घरेलू उत्पादित वस्तु पूर्णतया स्थानापन्न है। अब देखिए, ये सब मान्यताएं दी हुई होने पर सबसे पहला प्रभाव है कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फिगर 1 में हम देखते हैं कि प्रशुल्क का जो कीमत प्रभाव है वो स्पष्ट किया गया है। डी और एस जो हैं वो घरेलू मांग तथा पूर्ति वक्र हैं। फिर रेखा ओपी उस स्थिर विश्व कीमत को व्यक्त करती है जिस पर विदेशी उत्पादक अपनी वस्तु घरेलू बाजार में बेचने को तैयार है। इस प्रकार क्षैतिज रेखा जो पीबी है वो आयात का पूर्ति वक्र है जो ओपी कीमत पर पूर्ण लोचदार है। इस प्रकार मुक्त व्यापार के अंतर्गत अर्थात प्रशुल्क लगने से पहले संतुलन बाजार स्थिति बिंदु बी पर प्राप्त होती है जहां घरेलू मांग वक्र डी कीमत ओपी पर विश्व पूर्ति वक्र पीबी को काटता है और वस्तु की जो कुल मांग है वो OQ3 है। इस प्रकार घरेलू पूर्ति OQ है। घरेलू मांग तथा घरेलू पूर्ति के अंतर OP पर वस्तु की QQ3 मात्रा आयात करके पूरा किया जाता है। अब मान लीजिए वस्तु के आयात पर PP1 प्रशुल्क लगाया जाता है। स्थिर विदेशी कीमत दी होने पर वस्तु की घरेलू कीमत में प्रशुल्क की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ोतरी होती है और वह OP1 हो जाती है। आप फिगर 1 में देख सकते हैं। इस प्रकार वस्तु की कीमत में जो PP1 के बराबर वृद्धि होती है वह प्रशुल्क का कीमत प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट है। परिणाम स्वरूप बाजार की नई संतुलन स्थिति बिंदु N पर प्राप्त होती है। वस्तु की कीमत ऊंची होने से घरेलू मांग OQ3 से कम होकर OQ2 हो जाती है और घरेलू पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग OQ2 है। इसे आंशिक संतुलन आंशिक रूप से तो घरेलू पूर्ति द्वारा OQ1 और आंशिक रूप से Q1 Q2 आयात करके पूरा किया जाता है। अतः कीमत प्रभाव के कारण QQ3 से कम होकर Q1 Q2 हो जाता है। और प्रशुल्क के संरक्षण जो प्रभाव है, देखिए संरक्षण प्रभाव यानी प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो ये बताता है कि आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचा सकते हैं। डायग्राम फिगर 1 में आप देख सकते हैं। मुक्त व्यापार के अंतर्गत ओपी कीमत पर वस्तु की OQ3 मात्रा आयात की जाती है। जब PP1 आयात शुल्क लगाया जाता है तो आयात की मात्रा घटकर Q1 Q2 रह जाती है, जबकि वस्तु का घरेलू उत्पादन या पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। इस प्रकार शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादन में QQ1 के जो वृद्धि हुई है वह प्रशुल्क का संरक्षण अथवा उत्पादन प्रभाव है। और उपभोग प्रभाव अब हम देखते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट। प्रशुल्क का उपभोग प्रभाव उस वस्तु का उपभोग घटाता है जिस पर प्रशुल्क लगाया जाता है और उपभोक्ताओं की जो निवल संतुष्टि है, नेट सेटिस्फैक्शन है, उसको भी घटाता है। फिगर 1 में भी हम इसे देख सकते हैं। प्रशुल्क लगाने से पहले उपभोक्ता ओपी कीमत पर वस्तु OQ3 मात्रा का उपभोग करते थे, जबकि PP1 प्रशुल्क लग जाता है तो कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है। अब आयात में Q3 Q2 मात्रा की कमी हो जाती है और वस्तु का कुल उपभोग भी OQ3 से गिरकर OQ2 पर आ जाता है। इस प्रकार उपभोग में जो Q1 Q2 कमी हुई है वह प्रशुल्क का उपभोग प्रभाव है। इस परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की जो निवल संतुष्टि है वो भी घटती है, जो
P1NB फिगर 1 में आप देख सकते हैं P1NB क्षेत्र जो है वो देयर इज नेट सेटिस्फैक्शन इन जो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर्स। और राजस्व प्रभाव अगर हम देखें तो प्रशुल्क के परिणाम स्वरूप सरकार की प्राप्तियों में जो परिवर्तन होता है वह प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव है। और ये भी हम फिगर 1 में देख सकते हैं। उसमें मान्यता यह है कि ओपी कीमत पर प्रशुल्क शून्य है, इसलिए जब PP1 आयात प्रशुल्क लगाया जाता है तो सरकार को आयात शुल्क गुणा आयात की मात्रा के बराबर राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए राजस्व प्रभाव कितना हुआ PP1 इंटू Q1 Q2। और जो क्षेत्र आप देख रहे हैं शेडेड रीजन जो है R के बराबर रेवेन्यू इफेक्ट है। फिर पुनर्वितरण प्रभाव रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। अब ये क्या है? देखिए, प्रशुल्क लगाने के बाद उत्पादक को अपनी वस्तु की अधिक कीमत प्राप्त होती है, यह प्रशुल्क का पुनर्वितरण प्रभाव है। और इसे जो है फिगर 1 में क्षेत्र P1MA द्वारा दिखाया गया है। यह राशि उत्पादन पर अतिरेक या सरप्लस और आर्थिक लगान है जो कि उत्पादक को प्राप्त होता है। और पुनर्वितरण किंडरबर्गर के अनुसार पुनर्वितरण प्रभाव उत्पादक के आधिक्य में होने वाली वह बढ़ोतरी है जो उसे उपभोक्ता जो बचत है उसमें होने वाली कमी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। और यहाँ उपभोग प्रभाव द्वारा मापित जो उपभोक्ता संतुष्टि की जो निवल हानि है PP1NB, इसमें से देखिए क्षेत्र R द्वारा राशि दिखाई गई जो राशि है वो तो सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त हो गई। और उपभोक्ता जो बचत की हानि है वो ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं A और B द्वारा दिखाया गया है। त्रिभुज A और B द्वारा दिखाई गई जो उपभोक्ता बेशी की निवल हानि न तो उत्पादक को हस्तांतरित की जा सकती है और न ही सरकार को। इसको किंडलबर्गर ने प्रशुल्क की निश्चल हानि यानी डेड वेट लॉस कहा है। स्मॉल a और स्मॉल b जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको वो दैट इज डेड वेट लॉस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, या इसको हम प्रशुल्क की लागत या कॉस्ट ऑफ टैरिफ भी कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं PP1MA जो क्वाड्रिलेटरल है वो प्रशुल्क का पुनर्वितरण प्रभाव है जो वस्तु के घरेलू उत्पादकों को प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं भुगतान संतुलन प्रभाव, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। प्रशुल्क से भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रशुल्क से क्या होता है, प्रशुल्क लगाने वाले देश के आयात घटते हैं और निर्यातकर्ता देश के निर्यात भी कम होते हैं। इस प्रकार प्रशुल्क देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यय घटाता है और भुगतान संतुलन में स्थिरता लाता है। फिगर 1 में आप देख सकते हैं भुगतान संतुलन प्रभाव मुक्त व्यापार की स्थिति के अंतर्गत ओपी कीमत पर वस्तु की Q3 मात्रा आयात की जाती है और चतुर्भुज जो AQQ3B जो है आयात के कुल मूल्य को व्यक्त करता है। यह भुगतान शेष की घाटे को प्रदर्शित करता है क्योंकि आयातकर्ता जो कीमत भुगतान करते हैं वह दूसरे देश को प्राप्त होती है। इस घाटे को पूरा करने के लिए आयातित वस्तु पर PP1 आयात शुल्क लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, आयात की मात्रा Q3 से घटकर Q1 Q2 रह जाती है। सरकार को क्षेत्र R के बराबर राजस्व प्राप्त होता है। भुगतान संतुलन की स्थिति में भी सुधार होता है क्योंकि दूसरे देश को भुगतान की गई राशि AQ1QB जो AQ1Q2B जो क्षेत्र है उसके बराबर है जो कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत भुगतान की गई राशि जो है AQQ3B राशि से कम है। तो देयर इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। फिर व्यापार की शर्त पर प्रभाव देखें तो देखिए प्रशुल्क की व्यापार की शर्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जब जो देश प्रशुल्क लगाता है तो उस देश प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्त में सुधार आता है। और इसके अलावा जो प्रशुल्क का जो प्रतियोगिता प्रभाव है वो यह है कि आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाकर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से देश बचा लेता है। और यह प्रभाव जो है प्रतियोगिता प्रभाव या संरक्षण के शिशु उद्योग तर्क से संबंध रखता है। फिर इनकम इफेक्ट अगर हम देखें आय प्रभाव तो देखिए आय प्रभाव वह है जो प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप प्रशुल्क लगाने वाले देश की राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। और ये कहा जाता है कि जब देश प्रशुल्क लगाता है तो आयात कम होते हैं और आयात घट जाते हैं और आयातित वस्तु की मांग गिर जाती है और घरेलू उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और इस कारण से जो निर्यात अतिरेक है सरप्लस है X-M इसका मूल्य बढ़ जाता है। जो विदेशी क्षेत्र से आय का अंतर्वाह जो है वो बढ़ जाता है
आयात से मोड़ी गई समस्त आय जो है वो बचत के रूप में नहीं रखी जाएगी, बल्कि उसका कुछ भाग देश में व्यय होगा। और अपूर्ण रोजगार की स्थिति में इससे मौद्रिक और वास्तविक आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। तो ये सारे हैं, इसको आप फिगर 3 में देख सकते हैं इनकम इफेक्ट ऑफ टैरिफ को, और फिगर 2 में आप टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सारे प्रशुल्क के एक आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव हमने विश्लेषण किया। थैंक यू।